हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम अपना हिस्ट्री में न्यू चैप्टर द नेशनलिज्म इन इंडिया। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंस की जर्नी को तय किया। इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर डिफरेंट रिलीजन को मानने वाले लोग, डिफरेंट लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, जहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी हैं, वहाँ पर कैसे इतने बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को एक साथ लाया गया और कैसे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को लीड किया गया। हम ये सारी बातें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर की जो हिस्ट्री हम पढ़ेंगे वो 90s की बिगिनिंग से लेकर 1947 तक की हिस्ट्री को हम देखेंगे। इस टाइम पे बाकी दुनिया में क्या चल रहा था? बाकी दुनिया में चल रहा था वर्ल्ड वॉर। तो वर्ल्ड वॉर में क्योंकि ब्रिटेन ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए जो भी कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटेन ने फेस किए वर्ल्ड वॉर के, उनका सीधा इम्पैक्ट पड़ा इंडिया पे। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नेशनलिज्म की डेफिनेशन से। नेशनलिज्म की डेफिनेशन होती है किसी कलेक्टिव आइडेंटिटी में विश्वास करने वाले लोगों का एक बहुत बड़ा समूह है, जो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो सिंगल आइडेंटिटी, जैसे कि सिंगल फ्लैग, जैसे कि इंडिया का फ्लैग हमारा एक सिंगल फ्लैग है, कोई एक सिंगल लैंग्वेज, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिंगल रिलीजन भी, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें सिंगल रिलीजन भी है, क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। ऐसे ही काफ़ी डाइवर्सिटी के बाद भी जो लोग एक सिंगल आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं, इसे नेशनलिज्म कहा जाता है। क्योंकि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी थी, इसलिए इंडिया जैसी कंट्री में नेशनलिज्म का अराइज होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए इसके सारे फैक्टर्स को हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला फैक्टर है इसका, जो वर्ल्ड वॉर के वजह से इफेक्ट आया, जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट और इंडियन नेशनलिज्म को इनिशियलाइज किया। तो उन सारे फैक्टर्स को हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि ब्रिटेन ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, इसलिए द वॉर हैड क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड वॉर के वजह से सारी कंट्रीज़ में न्यू इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए, लॉसेस हुए, तो कंट्रियों ने अपने टैक्सेस को इंक्रीज़ किया, वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हुई, किंग्स चेंज हुए, इसलिए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स आए। ब्रिटेन वॉज अंडर ह्यूज वॉर एक्सपेंडिचर विच इट हैड फ्रॉम वॉर लॉस। क्योंकि ब्रिटेन बाहर में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, इसलिए उसको वहाँ पर बहुत सारे लॉसेस हुए और बहुत एक इकोनॉमिक लॉस हुआ। उसके एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ब्रिटिश का रूल था, तो उन्होंने अपने जो पहले से एग्जिस्टिंग टैक्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और एक नया टैक्स, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन आया है एनटीएससी में कि इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, तो उसका आंसर था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 1। और उसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? क्योंकि ब्रिटेन को वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे लॉसेस हो रहे थे, तो उन्होंने इनकम टैक्स को भी इंट्रोड्यूस किया और जो पहले से एग्जिस्टिंग टैक्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। तो लोगों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था। और सेम टाइम पर क्या हुआ, इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में क्रॉप फेलियर हो गया, यानी लोगों की फसलें बर्बाद हो गई, तो वो टैक्स देने की स्थिति में नहीं थे, तो उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लिया गया। और आर्मी में ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट किया गया, यानी किसी के घर में जो मेल मेंबर्स थे, नाबालिग बच्चे, उन्हें भी ज़बरदस्ती पकड़ कर आर्मी में भर्ती कराया गया और वर्ल्ड वॉर की लड़ाई को लड़वाया गया। और वहाँ पर काफ़ी डेथ्स भी हुई और कोई भी कंपनसेशन भी नहीं दिया गया फैमिली को डेथ्स का, और ज़बरदस्ती पकड़कर गाँव से लोगों को पकड़कर आर्मी में रिक्रूटमेंट करवाया गया। और सेम टाइम पर इंडिया में उसी टाइम पर महामारी भी फैल गई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोक आउट। इन्फ्लुएंजा यानी कि एक महामारी भी इंडिया में आई, जिससे लोग काफ़ी परेशान थे। क्रॉप फेलियर हो गया, घर में पैसा नहीं है, मेल मेंबर आर्मी में चले गए हैं, महामारी भी आ गई है, तो लोगों में अंग्रेजों से आक्रोश तो था ही। उसी टाइम पे क्या हुआ, गांधी जी का इंडिया में आना हुआ। गांधी जी इंडिया में आए जनवरी 1915 में। साउथ अफ्रीका से गांधी जी इंडिया में लौटे और उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, जो लोगों को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया से बहुत सारे लोगों को अपने साथ लिया। गांधी जी ने लोगों को समझाया कि अगर हमारा कॉज सही है, जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं और हम इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो हमें अपनी लड़ाई जीतने के लिए वायलेंस की ज़रूरत नहीं है, हम नॉन वायलेंस से अपनी विजय प्राप्त कर सकते हैं। गांधी जी ने समझाया कि सत्याग्रही अपने सारे बैटल को नॉन वायलेंस से जीत सकता है, वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सत्याग्रह का आइडिया लोगों को इस प्रकार समझाया कि जो ऑप्रेस्ड पर्सन है, जो कि अत्याचारी है, उसकी चेतना को हम जगाएंगे और उसको असल सत्य का ज्ञान, जो असली ट्रुथ है, जो धर्म है, उसका ज्ञान करवाएंगे, रेदर देन कि जो उसको सत्य मान रहा है उसको अपने जो गलत काम कर रहा है उसका रियलाइजेशन करवाएंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन एनटीएससी में आया है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का आइडिया कहाँ इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका आंसर है चंपारण इन बिहार
एंड खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। गांधी जी ने चंपारण में किसानों को सत्याग्रह के आइडिया के लिए मोटिवेट किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसे, एक एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे कि अगर एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की फैक्ट्री है, वो वहाँ के किसानों को ऑपरेट कर रही है, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ मत करिए, फैक्ट्री के बाहर बस खाट डाल के बैठ जाइए, और जब वो दिन भर बाहर आते जाते ब्रिटिश के लोग देखेंगे कि ये लोग भूखे प्यासे दिन भर बैठे हैं, तो उनका अवचेतन मन जागेगा और उन्हें एहसास होगा कि हम इनके साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो इस तरह गांधी जी चाहते थे कि नॉन वायलेंस भी हो, ऑपरेस्ट करने वाला भी सही रास्ते पर आए और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है उन्हें भी राहत मिले। तो सबसे पहले गांधी जी ने जो है इसकी लड़ाई चंपारण में लड़ी और फिर खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में लड़ी, और दोनों जगह उन्हें कामयाबी हासिल हुई। जब ब्रिटिश को रियलाइज़ हुआ कि गांधी जी बहुत सारे लोगों को एक साथ ला रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि हो सकता है गांधी जी एक बहुत बड़े मूवमेंट को लीड करें, तो उन्होंने एक रॉलेट एक्ट को फॉर्मेशन किया, जिसके अंदर उन्होंने प्रोविज़न दिए कि वो किसी भी पॉलिटिकल लीडर या किसी भी इंडियन को बिना किसी क्लैरिफिकेशन के अरेस्ट कर सकते हैं और उसे 2 साल तक जेल में बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए तक भी रख सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट इंडिया में ऐसा रूल होता है कि अगर किसी क्रिमिनल को पुलिस अरेस्ट करती है तो 24 आवर्स के अंदर उन्हें उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और बताना होता है कि इन्हें किस जुर्म में अरेस्ट किया गया। लेकिन उस टाइम पे ब्रिटिश ने रॉलेट एक्ट के थ्रू ऐसा प्रोविज़न रखा कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं और किसी को भी कस्टडी में ले सकते हैं। तो लोगों में एक, और इसका पर्पस ये था कि लोगों में एक टेरर की भावना रहे और लोग ब्रिटिश की सरकार का जो डर है वो बना रहे। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गांधी जी जब सत्याग्रह के आइडिया को इन्फ्लुएंस कर रहे थे और लोगों को एक साथ कर रहे थे, तो उस टाइम पर मुस्लिम का कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम था उनके आइडिया में। तो गांधी जी ने एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी, जैसे गांधी जी ने गोल्डन चांस देखा कि मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन कैसे सत्याग्रह के जो आइडिया है उसमें बढ़ाया जाए। इसके लिए उन्होंने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को। अब हम समझते हैं कि खिलाफत मूवमेंट क्या था। खिलाफत मूवमेंट जो है वो ड्राइव हुआ है खलीफा वर्ड से। खलीफा बोला जाता था जो टर्की का जो हेड होता था, जो मुस्लिम्स का, जैसे पूरे विश्व में जितने भी मुस्लिम होते थे उनका हेड होता था टर्की में, जिसकी डेजिग्नेशन, जिसकी पोजीशन को बोलते थे खलीफा। तो हुआ क्या, वर्ल्ड वार के टाइम पे ब्रिटेन ने डिफीट कर दिया टर्की को और उन्होंने वहाँ के खलीफा को हटा के एक पपेट खलीफा को बिठा दिया, जो कि ब्रिटेन के ही सारे हुकूमतों को, जो ब्रिटेन के रूल्स हैं उन पॉलिसीज़ को माने, और उनके असली जो खलीफा थे उनको कर लिया अरेस्ट। तो जब ये बात इंडिया के मुस्लिमों को पता चली तो उनकी भावनाओं को काफ़ी आहत हुआ। उन्हें लगा कि अब ब्रिटेन के खिलाफ जो है हमें रिवोल्ट करना चाहिए, और गांधी जी ने जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और उन्होंने जो खिलाफत मूवमेंट्स के 2 लीडर थे उन्हें सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट के लीडर्स को सपोर्ट किया और मुस्लिमों को भी जो है सत्याग्रह के आइडिया में एक साथ लाए। और उन्होंने अपने कांग्रेस को लीडर को भी समझाया कि अगर हम स्वराज चाहते हैं तो स्वराज की दूरदर्शिता के लिए हमें खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। तो गांधी जी ने इस तरह खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। खिलाफत मूवमेंट क्या था, ब्रिटेन ने टर्की के खलीफा को रिप्लेस करके अपने पपेट खलीफा को वहाँ पर बिठा दिया और उनके रियल खलीफा को अरेस्ट कर लिया, जिससे दुनिया भर के मुस्लिमों की भावनाओं को आहत हुआ। इसलिए इंडियन के मुस्लिम्स ने जो है गांधी जी का सत्याग्रह था उसको सपोर्ट किया कि ब्रिटेन जो कर रहे हैं वो गलत है। जब मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन भी स्वराज में बढ़ने लगा तो गांधी जी का सत्याग्रह एक बहुत ही नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट के लिए बढ़ रहा था। इस बात की जानकारी ब्रिटिश को थी। उसी टाइम पे 10 अप्रैल 1919 को कुछ लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नारेबाजी की, जिससे पंजाब जो स्टेट था वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ इमरजेंसी के लॉ की तरह था कि कोई भी बहुत सारी भीड़ को इकट्ठा नहीं कर सकते, कोई भी आप सार्वजनिक जो आयोजन है उसको आयोजित नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके फेस करने पड़ेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले सकती है। लेकिन जो विलेज के पीपल थे वो मार्शल लॉ से अनअवेयर थे कि मार्शल लॉ इम्पोज हो गया, कि कम्युनिकेशन इस टाइम पे इतना अच्छा था नहीं। उसी टाइम पे क्या है, अमृतसर पंजाब में एक जगह है, वहाँ पर बैसाखी का मेला लगा हुआ था। वहाँ पर काफ़ी लोग मतलब बैसाखी मनाने आए थे। उसमें से कुछ लोग थे जो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने आए थे, मतलब जो ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, उनका जो रेवोल्यूशन था उसकी जानकारी उन्होंने सोचा कि मेला लगा हुआ है तो हम जाकर अपने प्रोटेस्ट के बारे में लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे। छोटा पार्क था, एक सिंगल ही ओपनिंग थी। वहाँ पर क्या हुआ, जनरल डायर आए
जनरल डायर इंटर्ड और उन्होंने जो आर्मी थी वो अपने ट्रूप के साथ आए, उन्हें ऑर्डर दे दिया कि ओपन फायर करो लोगों के ऊपर। तो वहाँ पर ओपनिंग फायर हुई और हंड्रेड्स ऑफ पीपल किल्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इंजर्ड हो गए। जलियांवाला बाग में हज़ारों लोग मतलब इंजर्ड हो गए और काफ़ी सैकड़ों में लोग मारे गए। और इसका जनरल डायर ने कुछ टाइम बाद रिमार्क दिया कि ये सिर्फ टेरर को, मतलब जब जलियांवाला बाग हो गया उसके काफ़ी टाइम बाद जनरल डायर ने रिमार्क किया दैट दिस ऑल वाज टू एस्टेब्लिश द टेरर अमंग द इंडियंस, के लोग इंडिया के लोगों में टेरर बना रहे और जो गांधी जी का इन्फ्लुएंस है वो कम हो, इसलिए जलियांवाला बाग का कांड हुआ था। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ। एक बार NTSC में क्वेश्चन भी आ चुका है कि वो ऑर्डर द फायर टू द पीपल इन द जलियांवाला बाग, मतलब किसने ऑर्डर दिया था जलियांवाला बाग में ओपन फायर के लिए, तो आंसर था जनरल डायर ने। इसके बाद गांधी जी ने स्टार्ट किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये मूवमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका काफ़ी इम्पैक्ट रहा है इंडिया में। जलियांवाला बाग के बाद आक्रोश तो पूरे देश में था ही, तो गांधी जी ने कॉल किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का आइडिया क्या था कि इंडिया का कोई भी लोग ब्रिटेन के रूल में सपोर्ट नहीं करेगा। यानी अगर आप जैसे अगर ब्रिटेन के इंस्टीट्यूशन में टीचर हैं तो जो आप टीचर छोड़ दीजिए, स्टूडेंट हैं तो ब्रिटिश के स्कूल छोड़ दीजिए, आर्मी में हैं तो ब्रिटेन की आर्मी को आप लीव कर दीजिए, और अगर आप ब्रिटेन के कपड़े पहनते हैं तो उन कपड़ों का छोड़कर खादी को अपनाइए। खादी जो है चरखे से बनता था, इंडियन लूम से बनाया जाता था, खादी के कपड़ों को पहनिए। तो जो लोगों ने इसका बहुत सपोर्ट किया, तो अब हम इसको, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहली ऐसी मूवमेंट थी जिसने इंडिया के सभी पार्ट्स को टच किया। तो हम इसको एक एक करके देखेंगे कि कंट्री के लोगों को कैसे टच किया, गांव के लोगों को कैसे टच किया, ट्राइबल पीपल्स तक इस पहुंची और उनको कैसे टच किया, और प्लांटेशन वर्कर्स को कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टच किया। अब क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं थे और न्यूज़पेपर भी बहुत कम थे और रेडियो FM तो उस टाइम पे हुआ नहीं थे, तो कहीं कहीं पे नॉन कोऑपरेशन का मिस कम्युनिकेशन भी हुआ, यानी लोगों ने गलत तरीके से समझा कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, जो आगे चल के इसके फेलियर का भी रीज़न बना, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि छोटे शहरों में, यानी टाउन्स में, छोटे शहरों में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट किया गया। तो गांधी जी ने जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल किया तो सभी जो सरकारी वर्कर्स थे इंस्टीट्यूशन में, टीचर्स ने अपनी जॉब छोड़ दी, बच्चों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ दिए, लोगों ने आर्मी से रिज़ाइन कर दिया, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो पहले ब्रिटेन से जो मैनचेस्टर से पहले क्या होता था, मैनचेस्टर से इंडिया में रेडीमेड कपड़े इंपोर्ट हुआ करते थे, तो लोगों ने उन कपड़े जो पहले से थे उन्हें जलाना शुरू कर दिया, और जो लाइकर सॉक्स ब्रिटेन की होती थी उनकी घेराबंदी कर ली, महिलाओं ने चारों तरफ से घेर लिया और उनको चारों तरफ से घेर लिया और लोगों को उसके अंदर नहीं जाने दिया, कपड़ों को जलाना शुरू किया, गुड्स का जो फॉरेन गुड्स था उनको बायकॉट किया और खादी को लोग पहनने लगे। लेकिन समस्या क्या आई, खादी को बनाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था और लोग मतलब चाहते तो लोग अपनी नौकरियां नहीं छोड़ना चाहते थे, लोग चाहते थे कि ब्रिटिश की नौकरी हमें नहीं करना पड़े, लेकिन उस टाइम पे अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं थे। ये सबसे बड़ा एक फॉल्ट निकल के आया कि इंडियन अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं थे, तो जिन लोगों ने सरकारी जो ब्रिटेन की सरकारी जॉब छोड़ी थी वो जॉबलेस हो गए और कुछ टाइम बाद उनके पास पैसा नहीं बचा, इसलिए उन्हें वापस ज्वाइन करना पड़ गया। जैसे जिन लोगों ने टीचर्स की जॉब छोड़ी थी, बच्चों ने एजुकेशन छोड़ी थी, मतलब बच्चों ने ब्रिटेन के स्कूल छोड़े थे, अब एजुकेशन को तो छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अल्टरनेटिव इंडियन स्कूल्स नहीं थे उस टाइम पे, आर्मी में जो लोग छोड़े थे वो जॉबलेस हो गए थे। और क्या हुआ, मिसकम्युनिकेशन हुई। मिसकम्युनिकेशन में क्या हुआ, जैसे छोटे गांव के लोग थे उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गलत तरीके से समझ लिया। विलेजेस में क्या था, तालुदारी का सिस्टम था, यानी कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो लोगों से बहुत सारा टैक्सेस लेते थे और मतलब उनकी ज़मीन रेंट पे देते थे, उनसे दिन भर काम करवाते थे और मजदूरी ना के बराबर देते थे। तो लोगों ने समझा कि गांधी राज आ गया है और गांधी जी ने अनाउंसमेंट कर दी कि जिसकी ज़मीन जिसके पास है उसी के पास रहेगी, अब हमें कोई भी टैक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, जो वहाँ के लैंडलॉर्ड्स थे उनके घरों को घेर लिया, कुछ लोग मर्चेंट्स को मारा और उनके घरों में तक आगे लगा दी, तो ये मिसकम्युनिकेशन हुआ। दूसरा ट्राइबल पीपल्स का, ट्राइबल पीपल्स में क्या था, ट्राइबल पीपल्स में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आंध्र प्रदेश के हिल्स में। ये जो स्टार्टिंग में जो मूवमेंट था वो गुरिल्ला वारफेयर के तौर पे स्टार्ट हुआ था। गुरिल्ला वारफेयर क्या होता था, जैसे जंगल के एरिया हैं वहाँ पे से जो कबीले के आदिवासी लोग होते थे, गुरिल्ला वॉरफेयर एक वॉर की टेक्निक होती है जिसको तब इम्प्लीमेंट करा जाता है जब सामने वाले की सेना बहुत ज़्यादा हो और आपकी सेना बहुत कम है। दो बहुत महान गुरिल्ला वारफेयर के वॉरियर्स माने जाते हैं, एक है हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे हैं सजाक वोरेक।
जिनकी मैं इन दोनों की फ़ोटो मैं लगा दूंगा यहाँ पे, दो जो गुरिल्ला वारफेयर के दो बहुत बड़े वीर माने जाते हैं कि गुरिल्ला वारफेयर में इनसे अच्छी टेक्निक कोई नहीं जानता। तो गुरिल्ला वारफेयर की टेक्निक क्या होती है कि आदिवासी कबीलों के लोग जो होते हैं वो अपने जंगलों से रात के समय निकलते हैं और ट्रूप्स को अटैक करते हैं, जो बड़ी ट्रूप्स है। जैसे आंध्र प्रदेश में जो था, अल्लूरी सीताराम अर्जुन ने लीड किया था इसको। तो कबीले के लोग जो है वो रात में जंगलों से निकलते थे और ब्रिटिश की जो ट्रूप्स थे उसको अटैक करते थे और अपने वापस जंगलों में आ जाते थे। क्योंकि ब्रिटेन की आर्मी को जंगलों की इतनी जानकारी नहीं होती थी, इसलिए वो लोग बचे रहते थे। तो इनको जो लीडर थे अल्लूरी सीताराम अर्जुन, इनके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, एक्सप्लेन अबाउट अल्लूरी सीताराम अर्जुन। तो जो अल्लूरी सीताराम अर्जुन थे ये क्लेम करते थे कि इनके पास कुछ डिवाइन पावर्स हैं, यानी कि ये लोगों को हील कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर सकते हैं, सही सही आने भविष्यवाणियाँ ये कर सकते हैं, लोगों को छूने से मतलब उनकी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि इनके ऊपर बुलेट का असर नहीं होता था, ऐसे ही असर करते थे। और ये गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे। इसका प्रूफ है, इनके दो स्टेटमेंट गिवन हुए थे। इन्होंने लोगों से कहा कि खादी को अपनाओ, और क्योंकि आदिवासी लोग थे तो मदिरा पान करते थे, यानी कि शराब पिया करते थे, तो उन्होंने कहा शराब का त्याग करो और खादी को अपनाओ। इससे पता चलता है कि गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे। लेकिन साथ ही साथ ये मानते थे कि स्वराज है और जो इंडिपेंडेंस है वो सिर्फ वायलेंस से आ सकता है। इस बात में ये गांधी जी से कन्फ्लिक्ट भी इस बात में ये गांधी जी से कन्फ्लिक्ट भी करते थे कि नॉन वायलेंस से आज़ादी पाना काफ़ी मुश्किल है। और लेटर ऑन क्या हुआ, अल्लूरी सीताराम अर्जुन को इनके अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और बाद में उनको फांसी की सज़ा दे दी गई, एग्जीक्यूट कर दिया गया। लेकिन ये जो है ट्राइबल्स पीपल्स के हीरो बन गए। ट्राइबल के लोगों को समस्या क्या थी? ट्राइबल के लोगों को समस्या ये थी कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने जंगल पर अपना कब्जा करा हुआ था। वो ट्राइबल्स पीपल को जंगल के अंदर नहीं आने देते थे, उन्हें जंगल की गुड्स को इस्तेमाल नहीं करने देते थे, जंगल की लकड़ियाँ नहीं काटने देते थे। और जंगल में, क्योंकि ट्राइबल्स पीपल्स का तो ये बर्थराइट है जंगल में रहना, इसलिए उन्हें लगता था कि ये बहुत ही इनजस्टिस है। और उन्होंने समझा कि गांधी जी हैं, कोई एक गांधी राज आ गया है, और उन्होंने कह दिया कि अब हमें पूरी छूट है अपने जंगलों में जाने की। तो ये भी एक मिसकम्युनिकेशन हुआ। दूसरा, प्लांटेशन में जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, एक एक्ट आया था इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, जो कि 1959 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट में प्रोविज़न था कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं उन्हें बहुत ही कड़ी प्रोसेस थी, बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस थी, उसके बिना वो जंगल के बाहर नहीं जा सकते थे, यानी कि अपने घर नहीं जा सकते थे। लेकिन जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ तो लोगों में ऐसी अफवाह चली कि गांधी जी ने कह दिया है कि अब हमें ब्रिटिश के अंडर में काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सब लोगों को उनके गाँव में ज़मीन उपलब्ध करवाई जाएगी। इसलिए वो लोगों ने जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को मारा और वहाँ से भाग निकले और अपने अपने गांव जाने के लिए निकल पड़े कि हमें तो अब गांव में ज़मीन मिलेगी, तो हमें ब्रिटिश के अंडर में काम करने की ज़रूरत क्या है। लेकिन क्या हुआ, रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मारा। मतलब वो जंगल से निकले लेकिन कभी घर नहीं पहुँच पाए। तो ये सारे फेलियर्स तो हो ही रहे थे कि लोगों के पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल नहीं थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक्चुअली में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है। इसी के साथ साथ क्या हुआ, 4 फरवरी 1922 में हुआ चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा एक प्लेस का नाम है। यहाँ पर क्या हुआ, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर जो कुछ पुलिस वाले आए, उन्होंने लोगों पर वायलेंट तरीके से, यानी कि उन पर मारना चालू कर दिया, उन पर लाठियाँ चलानी चालू कर दी। और लोगों का आक्रोश इतना भड़का कि उन्होंने पुलिस वालों को भी मारना चालू कर दिया और पुलिस स्टेशन जला दिए। इसमें क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत आहत हुई, क्योंकि उनका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था सत्याग्रह का, वो तो यही था कि हम नॉन वायलेंस से फाइट करेंगे। पर उन्होंने जब देखा कि लोग वायलेंस कर रहे हैं तो उन्होंने अपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया और उन्होंने कहा कि लोग अभी आज़ादी के लिए तैयार नहीं हैं। सत्याग्रही को हमें पहले, सत्याग्रही यानी कि जो लोग भी पार्टिसिपेट करते थे सत्याग्रह में, उन्हें वो सत्याग्रही कहते थे। सत्याग्रही के लिए लोगों को हमें पहले प्रॉपर ट्रेन करना पड़ेगा और उन्हें नॉन वायलेंस के तरीक़ों को सिखाना पड़ेगा, तभी हम सही मायनों में आज़ादी को पा सकते हैं। इसलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ कर लिया और इसको रद्द कर दिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को उन्होंने वापस ले लिया। हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फेलियर हो गया है। तो अब तक यहाँ तक की स्टोरी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि स्टोरी का पेज बना रहे और फिर आगे देखें कि कैसे स्टोरी प्रोसीड की थी।
तो बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं कि बाकी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वॉर एक्सपेंडिचर हुए, ब्रिटिश को बहुत सारे लॉसेस हुए। तो उन्होंने क्या किया, इनकम टैक्स को रेस किया और आर्मी में फोर्स रिक्वायरमेंट की। उस टाइम तक क्या है, दो स्टेट्स के लोगों में कोई भी बात कॉमन नहीं थी, सिर्फ एक बात कॉमन थी कि दोनों को ब्रिटिश के द्वारा दबाया जा रहा है, दोनों ब्रिटिश से पीड़ित थे। उसी टाइम पर जैन 1915 में साउथ अफ्रीका से गांधी जी का आना हुआ, गांधी जी का इंडिया में आना हुआ और उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया और लोगों को बताया कि अगर हमारा कॉज सही है और हम इंजस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं तो हमें वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने चंपारण और खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सत्याग्रह की लड़ाई लड़ी और उसको विजय भी हासिल करी, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुका दिया, उनको अपने फार्म लॉज जो थे वो वापस लेने पड़े। तो गांधी जी की जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, ब्रिटिश को ये रियलाइज़ हुआ कि हो सकता है गांधी जी आगे कोई एक नेशन वाइड मूवमेंट को लीड कर दें। इसीलिए उन्होंने एक रॉलेट एक्ट पास किया कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर या किसी को भी 2 साल तक जेल में रख सकते हैं बिना किसी ट्रायल के। तो इसका भी अपोजिशन जगह जगह पर चलना स्टार्ट हुआ और गांधी जी ने ये रियलाइज़ किया कि सत्याग्रह के मूवमेंट में मुस्लिम का पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। इसके लिए उन्होंने क्या किया, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी कि जो ब्रिटिश ने टर्की को वर्ल्ड वॉर में डिफीट कर दिया और वहाँ के जो खलीफा थे उनको, जो खलीफा जो हेड होते हैं मुस्लिम्स के, उनको रिप्लेस करके अपने पपेट खलीफा को बैठा दिया और उनके खलीफा को कर लिया अरेस्ट। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड जो मुस्लिम थे उनमें ब्रिटेन के लोगों के प्रति आक्रोश था। तो गांधी जी ने इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज़ किया और उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, जिससे जो स्वराज का मूवमेंट था, जो सत्याग्रह का मूवमेंट था, उसमें मुस्लिमों का कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया। तो ब्रिटेन के लोगों ने देखा कि गांधी जी का जो सत्याग्रह का मूवमेंट है वो बड़ा ही होता जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इंडिया के लोगों में टेरर की भावना को बढ़ाना चाहिए, अपना जो टेरर है उसको कायम रखने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। इसके लिए क्या हुआ, पंजाब के अमृतसर में लगा हुआ था बैसाखी का मेला, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज था कि मार्शल लॉ में आप कोई बड़ा आयोजन नहीं कर सकते, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। गांव के लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता नहीं था। वहाँ पर जनरल डायर एंटर हुए और उन्होंने ओपन फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग वहाँ पर इंजर्ड हो गए। इसके बाद गांधी जी ने नेशन वाइड कॉल किया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कि कोई भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करेगा, कोई भी गवर्नमेंट की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके एग्जीक्यूटिव में कोई भी रोल नहीं करेगा। अगर आप टीचर हैं तो टीचिंग की जॉब छोड़ दीजिए, आप गवर्नमेंट स्टूडेंट्स हैं, गवर्नमेंट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट हैं तो आप उनके इंस्टीट्यूट छोड़ दीजिए, आर्मी में हैं तो आर्मी की जॉब छोड़ दीजिए। इसको काफ़ी नेशन वाइड सपोर्ट मिला, हर कंट्री के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन लोग सही से समझ नहीं पाए कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था क्या। सब लोगों ने इसे अपने मतलब से इंटरप्रेट किया। किसी ने समझा कि गांधी जी ने कहा है कि हमें टैक्सेस देने की जरूरत नहीं है, किसी को लगा कि गांधी जी ने कहा है हम जंगलों में जा सकते हैं। तो इसको मिस इंटरप्रेट किया और ये वायलेंट हो गया, जगह जगह पर वायलेंस हुए। और सबसे बड़ा हुआ 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड, जिसमें लोगों ने पुलिस स्टेशन को जला दिया और 22 पुलिसकर्मियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तो गांधी जी को रियलाइज़ हुआ कि अभी लोग इंडिपेंडेंस के लिए तैयार नहीं है, अभी हमें सत्याग्रहियों को ट्रेंड करना पड़ेगा कि नॉन वायलेंस से अपनी लड़ाई को कैसे लड़ा जाता है। तो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, कॉल्ड ऑफ कर लिया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था जनवरी 1921 से 1922 तक। तो अब इसके बाद क्या हुआ हम वो देखेंगे। इसके बाद क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 तो एंड हो ही चुका था। तो वर्ल्ड वॉर में जो एक्स्ट्रा आर्मी इंडिया से गई थी वो वापस आ गई, मतलब लोग अपने घरों को लौट आए। और वर्ल्ड वॉर के टाइम पर प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा थी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की डिमांड ज़्यादा थी, जिसको ब्रिटिश इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे। यानी जो गेहूँ वगैरह था, अनाज वगैरह था, वो इंडिया से इंपोर्ट कर रहे थे। पर जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो जो एक्सटर्नल डिमांड थी वो घट गई, इंपोर्ट होना उन्होंने एक्सपोर्ट होना उन्होंने बंद कर दिया इंडिया से। तो और सरप्लस प्रोडक्शन हुई, यानी कि सबकी जगह जो खेती थी, फसल थी, वो काफ़ी ज़्यादा हुई अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में हुई। लेकिन उन्हें बेचने के लिए उनके जो ग्राहक थे वो कम हो गए क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसके प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गए ग्रेन्स के। तो ऐसे लोगों की इनकम बहुत कम हो गई। तो एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, पूरी कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन आया क्योंकि सही डिमांड नहीं थी, तो उनको अपने सही प्राइस नहीं मिल पा रहे थे फसल से, इसलिए उनकी फसलें बिक नहीं रही थी। तो लोगों में एक इकोनॉमिक डिप्रेशन था। और ब्रिटेन में क्या हुआ, उसी टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुई और जो न्यू टॉरी गवर्नमेंट आई उन्होंने साइमन कमीशन को फॉर्म किया। साइमन कमीशन को फॉर्म करने का पर्पस ये था कि इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसको साइमन कमीशन के लोग बनाएंगे। साइमन कमीशन के हेड थे जॉर्ज साइमन, इसलिए इसका नाम था साइमन। इंडिया के लोग खुश थे कि कोई कमीशन आ रही है जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, मतलब हो सकता है हमें जल्दी आज़ादी मिल जाए।
पर इस कमीशन के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं थे, सारे ब्रिटेन के मेंबर थे, सारे ब्रिटिश मेंबर थे। तो इंडिया के लोगों ने रियलाइज़ किया कि कांग्रेस के लीडर्स ने भी रियलाइज़ किया कि मतलब ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जिसमें इंडिया के एक भी मेंबर नहीं है, तो इंडिया के लोगों की बात कौन कहेगा। इसलिए इसका विरोध किया गया और नारा दिया गया गो बैक साइमन, गो बैक साइमन का नारा दिया गया। उसी टाइम पे ब्रिटेन ने रियलाइज़ किया कि इंडिया में फिर से प्रोटेस्ट इंक्रीज़ हो रहा है। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को एक प्रपोजल दिया राउंड कॉन्फ्रेंस का। उन्होंने लंदन में कांग्रेस के लीडर को बुलाया कि हम बैठते हैं टेबल पर और डिस्कस करेंगे और जो सॉल्यूशन निकल सकता है उसको निकालें। पर जो यंग लीडर्स थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने मना कर दिया कि कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमें नहीं चाहिए। उसी टाइम पर कांग्रेस के लीडर्स ने रियलाइज़ किया कि हमें इलेक्शंस में, जो काउंसिल के इलेक्शन है उनमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और जो गवर्नमेंट कोई भी न्यू पॉलिसी लाती है ब्रिटेन की, उसका हमें विरोध करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने फॉर्मेशन किया स्वराज पार्टी का। स्वराज पार्टी को दो लोगों ने मिलकर बनाया, मतलब दो लोग उसके हेड थे, CR दास और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। तो स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया इस पर्पज़ से कि कोई भी ऐसा बिल या कोई भी ऐसी कमेटी बनाई जा रही है जो हमारे विरुद्ध में होगी तो उसका इनिशियल स्टेट में ही प्रोटेस्ट किया जाएगा। अब इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जो प्रपोजल दिया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, उसको खारिज कर दिया गया। उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई भी नहीं गया। और फिर जो थे जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में एक सेशन को हेल्ड किया और वहाँ पर उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए कॉल किया कि अब हमें पूर्ण स्वराज ही चाहिए, पूर्ण स्वराज से कम कुछ नहीं चाहिए, यानी कि पूरी इंडिपेंडेंस ही चाहिए। और उन्होंने एम रखा कि हम 26 जनवरी 1930 तक पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। तो गांधी जी ने देखा कि अभी मतलब पूरा देश जो है वो उबल रहा है, पूरा देश में जोश है, तो गांधी जी ने रियलाइज़ किया कि अभी ये सही टाइम है कि कोई भी एक दूसरे नेशन वाइड मूवमेंट को स्टार्ट किया जा सकता है। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को, गांधी जी जो उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखा जिसमें 11 डिमांड रखी, जिसमें एक मेजर डिमांड थी साल्ट लॉ को एबोलिश कर दिया जाए। साल्ट लॉ को एबोलिश कर दिया जाए यानी कि मतलब साल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को एबोलिश कर दिया जाए। गांधी जी ने लिखा कि जो सॉल्ट है वो भगवान की देन है, प्रकृति की देन है और सब पर उसका अधिकार है, इसलिए साल्ट टैक्स को एबोलिश कर दिया जाए। इसमें गांधी जी की दूरदर्शिता ये थी, एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई गांधी जी चूजेस ओनली साल्ट, मतलब साल्ट को क्यों चूज़ किया। उस टाइम पे तो इतने टैक्सेस थे, इनकम टैक्स था, कस्टम ड्यूटीज था, तो उन सारे टैक्सेस को छोड़कर साल्ट पर ही गांधी जी ने क्यों चुना। क्योंकि गांधी जी ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से देखा कि लोगों में कम्युनिकेशन की कमी है, मतलब मूवमेंट को हम किस लिए लीड कर रहे हैं इसका सही मैसेज लोगों में नहीं पहुंच पाता है। इसलिए गांधी जी ने ये सोचा कि कोई ऐसी एक चीज़ को चुना जाए जो उससे सब लोग रिलेट कर सकें, क्योंकि सॉल्ट को तो सभी लोग यूज़ करते थे और सभी लोग जानते थे कि सॉल्ट पर टैक्स लगता है। इसलिए जब सॉल्ट के लिए विरोध होगा तो सब तक मैसेज पहुँच पाएगा, क्योंकि ट्राइबल पीपल भी सॉल्ट यूज़ करेंगे और सिटी का पीपल भी यूज़ करेगा, तो सॉल्ट जो है सभी लोग यूज़ करते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा ये प्रोटेस्ट होगा। तो गांधी जी ने जो अपना लेटर दिया था अल्टीमेटम, उसमें एक वार्निंग दी थी कि 11 मार्च 1930 तक अगर इन मांगों को नहीं मांगा गया तो हम एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए कॉल करेंगे। पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी की डिमांड को हल्के में लिया और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया। तो गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने सॉल्ट मार्च के लिए कॉल किया। तो अब देखते हैं कि सॉल्ट मार्च को क्या था, साल्ट मार्च क्या था, ये डिस्कस करते हैं। तो साल्ट मार्च के लिए गांधी जी ने डेट रखा कि 11 मार्च को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, तो उन्होंने उसके अगले दिन 12 मार्च 1930 को साल्ट मार्च की स्टार्टिंग करी। साल्ट मार्च उन्होंने स्टार्ट किया साबरमती आश्रम से और एम रखा कि दांडी तक जाएंगे, जो कि 240 माइल था, 240 माइल्स था, और इस डिस्टेंस को कवर करेंगे 24 डेज में, यानी कि 10 माइल्स पर डे। ये उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट किया कि डेली 10 माइल्स चलेंगे और साबरमती आश्रम से स्टार्ट करेंगे और दांडी मार्च पे एंड कर देंगे। गांधी जी 10 माइल्स के बाद हर दिन एक स्टॉप लेते थे और वहाँ के लोगों से सत्याग्रह का आइडिया और साल्ट मार्च क्यों कर रहे हैं, ब्रिटिश की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं जो कि तानाशाही की हैं, मतलब कैसे ब्रिटिश हमें दबा रहे हैं और कैसे हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, कि सत्याग्रही में नॉन वायलेंस का आइडिया क्या है, ये गांधी जी ने अपना मैसेज दूर दूर तक पहुंचाया। जहां भी गांधी जी रुकते थे हज़ारों लोग आसपास के गांव से उन्हें सुनने आया करते थे, तो इससे कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग हुआ, गांधी जी का मैसेज काफ़ी लोगों तक पहुँचा। तो गांधी जी फाइनली 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंच गए और उन्होंने वहां पर सी वाटर को बॉयल किया और नमक को बनाया, और वहां पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि देखो मैंने तो पानी को बॉयल करके नमक को बना लिया है और आज से हम सॉल्ट लॉ को एबोलिश करते हैं। और एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट जिसको नाम दिया उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसको
स्टार्ट करते हैं, यानी गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए ऐलान कर दिया। अब हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का ही अपग्रेडेड वर्जन है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एम क्या था कि हम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में उनकी हेल्प नहीं करेंगे, चलाने में हम कोई उन्हें कोऑपरेट नहीं करेंगे। यानी टीचर्स हैं तो टीचिंग की जॉब छोड़ दी, बच्चे हैं तो स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने अपनी एजुकेशन छोड़ दी, मतलब हम गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प नहीं लेंगे। और आर्मी में तो आर्मी वालों ने जॉब छोड़ दी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इसका अपग्रेडेड वर्जन था कि हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और जो उनके लॉज, मतलब उनके जो लॉज इनजस्टिस हैं, जो अन्याय वाले लॉज हैं, दमनकारी लॉज हैं, जैसे कि सॉल्ट लॉ है, उन लॉज को भी हम ब्रेक कर देंगे। और ये गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए कॉल कर दिया। आज के थ्रू गांधी जी ने कॉल किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का एक अपग्रेडेड वर्जन था। इसमें यह था कि हम कोऑपरेट तो करेंगे ही नहीं, साथ साथ जो ब्रिटिश के ऑपरेसिव रूल्स हैं उनको भी ब्रेक करेंगे। यानी फॉरेन गुड्स को बायकॉट करेंगे और जो उनके लॉज हैं जैसे सॉल्ट लॉ था उसको हम ब्रेक करेंगे और फॉरेन गुड्स को बायकॉट करेंगे, लाइकर शॉप्स को बायकॉट करेंगे, क्लॉथ्स हैं उनको बायकॉट करेंगे, हैंडलूम यूज़ करेंगे, खादी के कपड़े पहनेंगे। जब इतना सा प्रोटेस्ट हो ही रहा था तो हम देखेंगे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कैसे रिएक्शन किया, यानी ब्रिटिश ने क्या क्या एक्शन लिए। तो इसको ब्रिटिश ने बहुत ही मतलब पावर के साथ दबाया। उन्होंने जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हें फ्रंटियर ऑफ गांधी कहा जाता है। ये गांधी जी के ही शिष्य थे, डिसिप्लिन थे। इनको अरेस्ट किया, कुछ टाइम बाद गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया। जब गांधी जी को अरेस्ट किया तो लोगों में एक बहुत मतलब आक्रोश आ गया और फिर से वो वायलेंस होने लगा मूवमेंट और लोग वायलेंस होने लगा। तो जैसे ही वायलेंस हुआ तो ब्रिटिश ने इसको बहुत ही ब्रूचुअल यानी बहुत क्रूर तरीके से दबाना चालू किया और लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में मतलब बहुत हैवी बहुत ही लार्ज नंबर्स में अरेस्ट करना स्टार्ट किया। लगभग 1 लाख लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अरेस्ट कर लिया और फिर से जगह जगह पर वायलेंस होने लगा। जब गांधी जी ने देखा कि फिर से वायलेंस हो रहा है और इस बार ब्रिटिश भी जो है ब्रूटली रिप्रेस कर रहे हैं हमारे मूवमेंट को, तो गांधी ने सोचा कि इस बार बातचीत से हल निकालना चाहिए। तब एक मीटिंग अरेंज की गई, जब जो जैसे पहले की गई थी, जो थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में, जिसको रिजेक्ट कर दिया था। अब अरेंज किया गया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वहाँ पे लॉर्ड इरविन और गांधी जी आए और उन्होंने मीटिंग की। तो इसमें जो एक डील साइन हुई उसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट में ये था, गांधी जी ने कहा था कि हम इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, आपने जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स को और जितने भी लोगों को अरेस्ट किया उनको छोड़ दीजिए, तो इसके बदले में मूवमेंट को वापस ले लेंगे। लेकिन गांधी जी जब लंदन से लौट कर आए तो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स को भी रिहा नहीं किया, बल्कि जवाहरलाल नेहरू को भी अरेस्ट कर लिया और जो बाकी लीडर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया। और जो मोमेंटम था, जो सिविल डिसोबीडियंस का मोमेंटम था, वो भी लूज हो चुका। तो गांधी ने सोचा कि दोबारा इसको लॉन्च किया जाए, लेकिन तब तक मोमेंटम लूज हो चुका था। तो लोग सोच रहे थे कि बार बार वापस ले लेते हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो फिर दोबारा मैसेज नहीं पहुंच पाया और जो बड़े बड़े लीडर्स थे वो भी जेल में बंद थे। तो इस तरह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। तो हम देखते हैं कि लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, जैसे हमने देखा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ट्राइबल पीपल्स ने कैसे समझा, सिटी के पीपल ने कैसे समझा, टाउन के पीपलों ने कैसे समझा, प्लांटेशन वर्कर्स ने कैसे समझा। तो अब इसी तरह हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लोगों ने किस तरह से इंटरप्रेट किया और इसमें जो डिफरेंट सोसाइटी के लोग थे उन्होंने किस तरह से पार्टिसिपेशन किया। तो हम देखेंगे कि हाउ पार्टिसिपेशन शो द मूवमेंट। तो इसमें देखें कंट्री साइड, यानी कि जो विलेज के लोग थे उन्होंने मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया। तो विलेज के जो लोग थे वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे, एक रिच पीजेंट, एक पुअर पीजेंट। रिच पीजेंट ने मतलब स्वराज तो था ही एक मोटिव और लोगों के अपने पर्सनल मोटिव भी थे कि उनका अपना पर्सनल बेनिफिट देख रहे थे, जिसके लिए वो सिविल डिसोबीडियंस के मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो रिच पीजेंट थे वो इसलिए इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि फसल के दाम सही नहीं मिल रहे थे, इकोनॉमिक डिप्रेशन तो था ही, और जो ब्रिटिश लोगों ने इनके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा रखा था। तो इन्होंने जो है ब्रिटिश से डिमांड की कि हम तो मतलब आपकी सेवा में ही हैं, तो आप थोड़ा टैक्सेस कम कर लीजिए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो मना कर दिया। तो इस लोगों ने सोचा कि अगर ब्रिटिश की गवर्नमेंट ही हट जाती है तो हमें उन टैक्सेस से राहत मिलेगी। और जो पुअर पीजेंट थे वो रिच पीजेंट के अपोजिट थे। वो सोचते थे कि जब गांधी राज आ जाएगा तो जिन ज़मीनों पे हम काम कर रहे हैं वो ज़मीनें हमें मिल जाएंगी और जो रिच पीजेंट हैं उन्हें हमें टैक्सेस देने से बच जाएगा। और दूसरा जो टाउन या सिटीज़ के लोग थे
उनमें भी दो कैटेगरी के लोग थे, एक थे मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरे थे वर्कर। मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि बड़े उद्योगी, बड़े जो फैक्ट्री वाले लोग थे, जिसमें दो बड़े नाम है पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिरला। ये दो उस टाइम के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये इसलिए विरोध कर रहे थे क्योंकि जो ब्रिटेन की पॉलिसी थी, जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, वो इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को ग्रो नहीं होने देती थी। मतलब उन पर इतने हैवी टैक्सेस लगाते थे, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स थे उन पर कस्टम ड्यूटीज लगाते थे, तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए वो कांग्रेस को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, यानी कि जो एक्सपेंसेस होते थे प्रोटेस्ट में वो इंडस्ट्रियलिस्ट देते थे, इसलिए कांग्रेस भी थोड़ा इन्हें ज़्यादा सपोर्ट करती थी। लेकिन जो वर्कर्स थे, वर्कर्स चाहते थे क्या कि हमारे पे इंक्रीज हो, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो हमें ज़्यादा सैलरी दें, हमारे राइट्स रिजर्व रहें। तो इन दोनों में एक अपोजिशन था। और जब वर्कर्स का पार्टिसिपेशन भी कम था, क्योंकि वर्कर्स को लगता था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट कर रही है, तो इसमें हमारा बेनिफिट तो कम ही है। और गांधी भी सोचते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट का सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल एड्स तो वही प्रोवाइड कर रहे थे। इसलिए उन्होंने एडवाइस किया जीडी बिरला और ठाकुर पुरुषोत्तम दास को एक यूनियन बनाने का, जो थी FICII, फिकी 1927 में फॉर्म किया। फिकी का फुल फॉर्म शॉर्ट मार्क्स में 1 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड्स में, और NTSC में भी क्वेश्चन आ सकता है कि फिकी का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। इसको फॉर्म किया पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एंड जीडी बिरला ने। एक सिविल डिसोबीडियंस की खास बात यह भी है कि इसमें वुमेन ने बहुत नंबर में, मतलब वुमेन ने बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या था, वुमेन का इतना पार्टिसिपेशन नहीं था जितना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हुआ। तो वुमेन ने क्या किया, लाइकर शॉप्स को घेराबंदी कर ली और फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया। और जो वुमेन थी उन्होंने घर घर में अपने मतलब चरखे चलाए और इंडियन हैंडलूम को जो है बहुत ही बड़ी अमाउंट में प्रोड्यूस किया। लेकिन जो है वुमेन को फ्रंट पे लड़ने का मौका नहीं मिला, मतलब उन्हें प्रोटेस्ट में जाने का मौका नहीं मिला। उन्होंने जो ये लड़ाई है वो घर से ही चलाई, मतलब अभी तक वुमेन का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। तो हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, मतलब हमने देखा कि कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लोगों ने समझा। अब हम देखेंगे कि इसकी लिमिट्स क्या रही, मतलब क्या क्या फेलियर हुआ, इसके फिर आउटकम्स क्या रहे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, और इसके बाद की आगे की कहानी क्या है, फिर आगे किस तरह से और मूवमेंट को लीड करा गया। तो अब हम डिस्कस करेंगे लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि हमने बिगनिंग में कहा था कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी थी, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, डिफरेंट कास्ट के लोग थे, बिलीफ सबके अलग अलग थे। तो जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो गए, मतलब आपस में ही कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। तो कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे क्योंकि रिलीजन अलग थे, कास्ट अलग थे, और जो लीडर्स थे उनके भी विचार अलग होने लगे, तो उन्होंने भी कन्फ्लिक्ट आने लगा। तो सबसे पहले जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको हम लिमिट्स देखते हैं, कि मतलब डिटेल में देखते हैं कि किस किस के बीच में कौन कौन से कन्फ्लिक्ट थे। तो एक था कास्ट इशू। कास्ट इशू में क्या था, कास्ट मतलब सनातनीज थे जो अपर कास्ट के लोग थे, और अनटचेबल्स थे। इनमें कन्फ्लिक्ट ये था कि अगर अनटचेबल्स मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे तो सनातनीज अपना हाथ खींच लेते थे। वो कहते थे कि हम अनटचेबल्स को अपने साथ नहीं बिठाएंगे, इनके साथ मतलब ये तो काफ़ी नीचे जाति के हैं, इनके साथ हम किसी मूवमेंट को लीड नहीं करेंगे। और गांधी जी लेकिन अनटचेबल्स को सपोर्ट करते थे। वो अनटचेबल्स को हरिजन कहते थे, हरि यानी कि भगवान श्री कृष्ण, तो कहते थे ये भगवान के लोग हैं, हरिजन्स हैं। और गांधी जी जातिवादी के विरोध में थे, तो वो चाहते थे कि दोनों लोग साथ में आए, लेकिन लोगों के मन में था, इसलिए अनटचेबल्स और सनातनी इसमें कास्ट का इशू था। दूसरा था रिलीजियस इशूज, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का इशू चल रहा था। मुस्लिम के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने एक अलग पार्टी को फॉर्म कर लिया, मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को फॉर्म किया और इन्होंने एक डिफरेंट इलेक्टोरल की मांग की। इन्होंने कहा कि हमें जो है अलग देश चाहिए, यानी कि इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड को रखा। लेकिन फिर इन्हें जैसे तैसे मतलब मीटिंग में मना लिया गया। लेकिन क्या हुआ, लीडर्स के भी आपस में कन्फ्लिक्ट होने लगी। मोहम्मद अली जिन्ना वर्सेस एम.आर. जयकर। एम.आर. जयकर ने कहा कि हमें तुम्हें डिफरेंट इलेक्टोरल तो मिलेगा भी नहीं और रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं देंगे। मतलब गांधी जी और लीडर्स ने कहा था कि आप मतलब पाकिस्तान की डिमांड मत करिए, मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन रख देंगे सीट्स का, मतलब कुछ सीट्स उनके लिए रिजर्व कर देंगे जिन पर मुस्लिम्स को ही इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। लेकिन एम.आर. जयकर का और मोहम्मद अली जिन्ना का झगड़ा हुआ, जिसके बाद बात और बिगड़ गई। फिर मोहम्मद अली जिन्ना जो है जिद पर ही अड़ गए कि उन्हें पाकिस्तान भी चाहिए। ऐसा ही एक जो कॉन्फ्लिक्ट था वो हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी में। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी चाहते थे कि जो नीचे तबके के लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग हैं, उनके लिए हमें एक डिफरेंट नेशन मिले। लेकिन गांधी
तो ये बिल्कुल नहीं होना देना चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि रिजर्वेशन तो हम अलाउ कर सकते हैं कि रिजर्व इलेक्टोरल कर दें, जहाँ पर जो है लोअर कास्ट के पीपल इलेक्शन लड़ें, लेकिन डिफरेंट नेशन हम नहीं दे सकते। और जो भीमराव अम्बेडकर थे वो भी अपनी बात पर अडिग थे कि हम डिफरेंट नेशन ही लेकर रहेंगे, क्योंकि उनके पास भी अनटचेबल्स और लोअर कास्ट के लोगों का सपोर्ट था। तो गांधी जी क्या हुए, नाराज होकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। गांधी जी ने कहा जब तक भीमराव अम्बेडकर मेरी बात नहीं मानेंगे हम भूख हड़ताल को नहीं तोड़ेंगे। तो फिर बाद में जो है भीमराव अम्बेडकर इमोशनल होकर गांधी जी की बात को मान गए और फिर एक पूना एक्ट को साइन किया गया। पूना एक्ट को साइन किया गया सितंबर 1932 में कि रिजर्वेशन हम रखेंगे लोअर कास्ट के लिए और जो है अलग नेशन की ये डिमांड नहीं करेंगे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और एम.आर. जयकर का जो झगड़ा था वो चलता रहा और मोहम्मद अली जिन्ना फिर अड़िग रहे कि हम एक डिफरेंट नेशन लेकर ही रहेंगे। तो हम देख रहे हैं कि कास्ट इशू भी है, रिलीजियस इशू भी है और मतलब अनटचेबल्स और जो है वो अपना अलग नेशन चाहते हैं, मुस्लिम हैं वो अलग नेशन चाहते हैं। तो फिर लीडर्स ने और बाकी लोगों ने भी सोचा कि अगर ऐसे हमें आज़ादी मिल भी गई तो फिर मतलब कलेक्टिव मतलब जो आगे इसको कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे, मतलब लोगों के अंदर जो है देश प्रेम यानी कि नेशनलिज्म की भावना है उसको कैसे डेवलप कर पाएंगे हम। मतलब आज़ादी तो हमने ले ली, फिर भी एक कलेक्टिव बिलोंगिंग होनी चाहिए, एक सिंगल आइडेंटिटी होनी चाहिए ना। तो यहाँ रिलीजन सेम है, कास्ट अलग है, लोगों की लैंग्वेजेस अलग हैं, फूड अलग हैं, तो नेशनलिज्म की भावना को कैसे डेवलप किया जाए। तो उसके लिए एक मूवमेंट चला द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। तो कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या किया गया, रीजनल फोक्स लिखे गए यानी कि हिस्ट्री, यानी कि इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री लिखी गई कि मतलब कितनी मुश्किल से हमें हिस्ट्री मिली है, इसमें जो है सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सभी लोगों ने अपना बलिदान दिया तभी हमें ये हिस्ट्री मिली। ये सब इसलिए किया जा रहा था कि जो आगे वाली जनरेशन है उसमें देश प्रेम की भावना रहे। यानी एग्जांपल से लेते हैं कि जैसे आज इंडिया का किसी से मैच होता है और इंडिया जीतती है हारती है तो इंडिविजुअल का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन एक इमोशंस अटैच रहता है नेशन से। तो यही जो नेशन से अटैच्ड इमोशन होते हैं, इमोशन को डेवलप करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हिस्ट्री को जो लिखा गया फिक्शन, मतलब फिक्शन लिखी गई कि मतलब कैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली, सारे मतलब कास्ट के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर आज़ादी में सहयोग दिया है। फोल्कलोर लिखे गए, मतलब लोकगीत लिखे गए, भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं थी उनका वर्णन किया गया। ब्रिटिश ने क्या किया था, हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो तो बर्बाद हो ही चुके थे, हमारी हिस्ट्री को भी मिस इंटरप्रेट कर दिया। मतलब ऐसी एक भावना आ गई थी इंडियंस में कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो गुलाम होने के लिए बने हैं। तो हमारी हिस्ट्री को रीराइट करा गया। जो हमारी पुरानी हिस्ट्री थी छत्रपति शिवाजी महाराज की, झांसी की रानी की और बाकी भी जो लीडर्स की हिस्ट्री थी उसको ग्लोरीफाई किया गया और हमें बताया गया कि ये जो है वॉरियर्स का देश है और हमें पूरी कैपेबिलिटी है अपने देश को चलाने की। विजुअलाइजेशन ऑफ भारत माता, तो भारत माता की एक इमेज बनाई गई, इमेज और सिंबल्स को क्रिएट किया गया ताकि लोगों को एक विजुअलाइजेशन हो सके अपनी कंट्री का और एक इमोशनल अटैचमेंट हो। वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु रोट द वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी, एक ही नाम है। इन्होंने वंदे मातरम को लिखा, वंदे मातरम यानी सॉन्ग को लिखा कि डेली लोग जब इस सॉन्ग को रिपीटेशन करेंगे तो उनके अंदर नेशनलिज्म की भावना जो है धीरे धीरे डेवलप होगी और वो कंटिन्यू भी रहेगी। रविंद्रनाथ टैगोर एंड नितिशा शास्त्री, रविंद्रनाथ टैगोर और नितिशा शास्त्री ने एक 4 वॉल्यूम की बुक को कंपाइल किया जिसका नाम था द फोकलोर ऑफ द साउथर्न इंडिया। सदर्न इंडिया के जो फोकलोर्स थे उनको ग्लोरीफाई किया गया इस बुक में। यूज ऑफ सिंबल, फ्लैग एंड इमेजेस, डिफरेंट फ्लैग्स बनाए गए। पहले एक फ्लैग बनाया गया, फिर गांधी जी ने दूसरा फ्लैग प्रपोज किया, तो ऐसे ही डिफरेंट फ्लैग्स बनाए गए जिसमें मतलब हम तीनों जो रिलीजन है, जो अदर रिलीजन है उनको साथ में लाएं और एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दिखाएं। डिफरेंट सिंबल जैसे भारत माता का सिंबल है, इंडियन फ्लैग है, इंडियन जैसे पिकॉक है, ऐसे कॉमन कलेक्टिव सिंबल्स को बनाया गया जिससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप रहे। तो ऐसे ही सारे एफर्ट्स को कलेक्ट किया गया, यानी कि सॉन्ग्स बनाए, फ्लैग्स बनाए ताकि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना डेवलप रहे और एक देश प्रेम की भावना रहे। इसके बाद एक फाइनल मूवमेंट हुआ, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। इस बार जो है एकदम कड़ा प्रतिबद्ध लिया गया कि इस बार तो फाइनल है, आर या पार की लड़ाई होनी है। और इसमें गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो। इस बार अंग्रेजों को फाइनल अल्टीमेटम था कि अब तो आज़ादी देनी ही पड़ेगी। इसको स्टार्ट किया 14 जुलाई 1942 में और इंडिपेंडेंस के लिए फाइनल कॉल किया गया। इसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हो गया और इसमें ब्रिटेन को बहुत हैवी इकोनॉमिक लॉसेस हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा उनकी इकोनॉमी की कमर टूट गई। और फिर
फाइनली उन्होंने रियलाइज़ किया कि अब हम कैपेबल नहीं है कि इंडिया के प्रोटेस्ट को बार बार दबा सकें। लोग भी अब जागृत हो रहे थे और अपने राइट्स के लिए लड़ ही रहे थे, और इधर इकोनॉमी भी ब्रिटेन की थोड़ी ब्रेक हो गई, और उनकी आर्मी भी थी वो भी वर्ल्ड वॉर में काफ़ी ख़त्म सी हो गई थी। तो फिर फाइनली ब्रिटिश ने रियलाइज़ किया, ब्रिटेन ने, कि अब इंडिया को हम नहीं चला सकते हैं, और जो यहाँ के लोग हैं वो जागृत भी हो रहे हैं इंडिपेंडेंस के लिए। तो फिर फाइनली इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। तो ये हमारा फाइनल चैप्टर ख़त्म हुआ। अब एक बार स्टार्टिंग से सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देख लेते हैं कि चैप्टर किस फ्लो में चला था। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 का इम्पैक्ट हुआ, लोगों में ब्रिटिश के लोगों के अंग्रेज़ों के प्रति आक्रोश था। गांधी जी का इंडिया में आना हुआ, उन्होंने सत्याग्रह के आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, लोगों को सत्याग्रह के बारे में बताया, नॉन वायलेंस के बारे में बताया, और खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, जिससे मुस्लिम का सपोर्ट उन्होंने लिया। ब्रिटेन के लोगों को चिंता हुई, उन्होंने राउलेट एक्ट को लाया, राउलेट एक्ट का अपोजिशन हुआ। उसके बाद उन्होंने जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी। उसके बाद गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कॉल किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में पहुंचा, पर लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। चौरी चौरा कांड में 22 पुलिसमैन मारे गए और मूवमेंट वायलेंट हुआ, इसलिए गांधी जी ने उसको कॉल्ड ऑफ कर लिया। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी को फॉर्मेशन किया। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज के लिए शपथ ली। जब जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लिए शपथ ली, उसके बाद गांधी जी ने इरविन को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स को अपनी प्रेजेंट किया और सॉल्ट लॉ को एबोलिश करने की बात कही। जब इरविन ने उसको नेग्लेक्ट किया तो फिर गांधी जी ने सॉल्ट मार्च को लीड किया, जो उन्होंने स्टार्ट किया था साबरमती आश्रम से और डांडी पे जाके फिनिश किया। सॉल्ट मार्च को डांडी मार्च भी कहते हैं। इसमें टोटल डिस्टेंस कवर करी 240 माइल्स की। 78 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने इस जो मार्च था उसको लीड किया और फाइनली डांडी जाकर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ऐलान कर दिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का अपग्रेडेड वर्जन था। इसमें कोऑपरेट भी नहीं करेंगे और उनके लॉ को भी ब्रेक करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को ब्रिटिश ने बहुत ही ब्रूचुअली रिप्रेस किया। गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया, खान अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया और साथ ही 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया। फिर गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में जाकर इरविन पैक्ट को साइन किया और उन्होंने डिमांड रखी कि आप पॉलिटिकल लीडर्स को छोड़ दीजिए और बदले में जो है हम इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लेंगे। लेकिन ब्रिटिश के लोगों ने पॉलिटिकल लीडर्स को तो छोड़ा ही नहीं और जो बचे भी लीडर्स थे जवाहरलाल नेहरू वगैरह, उनको भी अरेस्ट कर लिया। तो इस तरह से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी अनसक्सेसफुल रहा। जब गांधी जी ने दोबारा इसको रिलॉन्च करने का सोचा तो लोगों पे मैसेज नहीं पहुंच पाया और ये मूवमेंट भी फेल हुआ। फिर हमने देखा कि इंटरनल इशू था, कास्ट इशू था, रिलीजन इशू था। भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों में असहमति हो रही थी। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना और MR जयकर के विचारों में असहमति हो रही थी। वो चाहते थे मुस्लिम के लिए अलग नेशन हो, भीमराव अम्बेडकर चाहते थे कि लोअर कास्ट के लिए अलग नेशन हो। फिर गांधी जी अनशन पर बैठे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उन्होंने मना लिया और पूना पैक्ट साइन हुआ कि हम रिजर्वेशन देंगे लेकिन आप जो है डिफरेंट नेशन की मांग नहीं करेंगे। और फिर फाइनली कलेक्टिव सेंसेस यानी कि नेशनलिज्म की भावना को डेवलप करने के लिए हिस्ट्री को रीराइट किया गया। लोकगीत लिखे गए, वंदे मातरम सॉन्ग लिखा गया, फ्लैग्स डिज़ाइन किए गए, भारत माता की इमेजेस डिज़ाइन की गई ताकि लोगों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप की जा सके। उसके बाद एक इंडिपेंडेंस के लिए फाइनल कॉल हुआ क्वाइट इंडिया मूवमेंट का 1942 में, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया डू और डाई, करो या मरो, और ब्रिटिश को फाइनल अल्टीमेटम दिया कि अब इंडिपेंडेंस हम लेकर ही रहेंगे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ जिसमें ब्रिटिश की इकोनॉमी ब्रोकआउट हो गई, उनकी आर्मी को बहुत लॉसेस हुए और वो अनसक्सेसफुल रहे इंडिया के फिर दूसरे प्रोटेस्ट को दबाने में। और फिर फाइनली इंडिया को 5 साल बाद 1947 में इंडिपेंडेंस मिली। तो जर्नी तो ये थी हमारी पूरी जर्नी नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 से स्टार्ट होती है और 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस से ख़त्म होती है। थैंक यू।